हेलो स्टूडेंट्स। टीचर ट्यूब वीडियोस के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने सेल के बारे में कुछ जानकारी ली थी, सेल की हिस्ट्री और कुछ बेसिक नॉलेज हमने पिछले वीडियो में डिस्कस की। क्लास 9th साइंस के द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ नाम के इस चैप्टर में इस वीडियो में हम आगे की कुछ बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप सभी नोटबुक साथ में लेकर बैठें और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करके चलें। जहां कहीं प्रॉब्लम आए तो आप पॉज करके भी वीडियो को देख सकते हैं। अगर पिछले वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल में दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक से पिछले वीडियोस को देख सकते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले हम ओवरव्यू ऑफ द लेसन देखते हैं। इस लेसन में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। हमने पिछले वीडियोस में डेफिनेशन एंड डिस्कवरी ऑफ सेल डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज टीचर ट्यूब ऑनलाइन साइंस वीडियोस पर विजिट करें और वहां से आप वीडियोस को देख सकते हैं। इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ ए सेल, जिसमें सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दोनों एंडोप्लाज्मिक RER और SER, गोल्जी एपरेटस को भी डिस्कस करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, वैक्यूल, लाइसोसोम एंड द साइटोप्लाज्म, इन सभी को हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा सेल डिवीजन को भी हम इस पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को एंड तक देखें और दोस्तों के साथ शेयर करें। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोटोप्लाज्म की। तो प्रोटोप्लाज्म जो है सेल का, जितने भी लिविंग कंपोनेंट्स हैं वो प्रोटोप्लाज्म के अंतर्गत आते हैं। अगर हम इसके कैरेक्टर्स की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो इट इज अ क्लियर, कलरलेस एंड स्लाइटली ट्रांसल्यूसेंट टाइप का जेली लाइक एक सब्सटेंस है जो कि विस्कस है एंड सेमी फ्लूइड टाइप का सब्सटेंस है। ये सारी चीजें जेली आप अच्छे से समझते होंगे। विस्कस का मतलब जिसमें विस्कोसिटी ज्यादा होती है या विस्कोसिटी जो फॉलो करता है, लाइक हनी, एंड सेमी फ्लूइड जो सॉलिड भी नहीं है और फ्लूइड भी नहीं है। इस तरह की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को दो पार्ट्स में हम डिस्कस कर सकते हैं, एक न्यूक्लियस और दूसरा होगा साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म के ही दो पार्ट हैं। साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म में डिफरेंस जो है, यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं बच्चे, थोड़ा ध्यान दें। प्रोटोप्लाज्म का पार्ट है साइटोप्लाज्म, ना कि साइटोप्लाज्म का पार्ट है प्रोटोप्लाज्म, ऐसा नहीं है। प्रोटोप्लाज्म में सारे न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों को मिलाकर डिस्कस किया जाता है, और साइटोप्लाज्म में रेस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स को डिस्कस किया जाता है। इसमें न्यूक्लियस इंक्लूड नहीं होता है। तो ये बेसिक इसमें डिफरेंस है, ध्यान रखें। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस सेल का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट भी है एंड मोस्ट प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर है सेल की, जो जनरली एक सेल में एक ही होता है।
इन ईच सेल 1 न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और जनरली ये सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है। इन केस ऑफ मैच्योर सेल, तो मैच्योर सेल में ये थोड़ा सा पेरिफेरी हो जाता है टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन। ये बॉडी सेल की कंट्रोलिंग करता है, कंट्रोलिंग यूनिट है, कंट्रोलिंग सेंटर है एंड इसीलिए इसको गवर्नर ऑफ द सेल भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। ये एक डबल लेयर मेम्ब्रेन से बाउंडेड रहता है और इस डबल लेयर मेम्ब्रेन में एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस जो नीडेड होते हैं उनके लिए कुछ पोर्स होते हैं जिन्हें हम न्यूक्लियर पोर के नाम से जानते हैं। न्यूक्लियस के जो इंपॉर्टेंट पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं 2-4, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटिन नेटवर्क एंड न्यूक्लियोलस। ये 4 इंपॉर्टेंट पार्ट हैं जिनके बारे में हम न्यूक्लियस के अंतर्गत डिस्कस करने वाले हैं। तो 1 बाय 1 हम इसको देखते हैं। सबसे पहले देखें स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस सेल के ऑलमोस्ट मिडिल में रहता है जनरली। मैच्योर सेल में थोड़ा पेरिफेरी ये सेल मेम्ब्रेन की तरफ चला जाता है। आप देख रहे हैं यहां पर जो न्यूक्लियोपोर्स दिखाई दे रहे होंगे, छोटे छोटे होल्स जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में हैं, इन्हीं को कहते हैं हम न्यूक्लियर पोर। इन द मिडिल ऑफ द न्यूक्लियस आपको जो रोड शेप जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है वो एक्चुअली में क्रोमोसोम्स हैं जो डिवीजन के समय अपीयर होते हैं। जब सेल का डिवीजन होता है तो वो अपीयर होते हैं, अदरवाइज वो क्रोमेटिन नेटवर्क के रूप में, एक जाल के रूप में यहां पर पड़े रहते हैं। यहां हम बात करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये एक डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है जो न्यूक्लियोप्लाज्म को साइटोप्लाज्म से सेपरेट करती है। न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि वो लिक्विड सब्सटेंस जो न्यूक्लियस के अंदर होता है, न्यूक्लियो मेम्ब्रेन के अंदर रहता है, उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और साइटोप्लाज्म जो न्यूक्लियस से बाहर की तरफ सेल के अंदर प्रेजेंट जो लिक्विड होता है उसे साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। तो दोनों को डिफरेंट करने का, दोनों को सेपरेट करने का काम कर रहा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जैसा कि हमने डायग्राम में देखा, पोर्स होते हैं जिन्हें हम न्यूक्लियोपोर कहते हैं। ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल में हेल्प करते हैं, जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में एक्सचेंज होते हैं उसमें हेल्प करते हैं। और ड्यूरिंग द सेल डिवीजन ये डिसअपियर हो जाते हैं। जब सेल का डिवीजन होना होता है, जो सेल डिवीजन के लिए प्रिपेयर होती है, एट दैट टाइम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में ये जो पोर्स हैं ये डिसअपियर हो जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके बाद बात करें हम न्यूक्लियोप्लाज्म की, तो ऐसा फ्लूइड जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म और एक और नाम से हम जानते हैं कैरियोलिम्फ। कैरियो का मतलब जानते हैं आप, न्यूक्लियस होता है और लिम्फ उसमें जो प्लाज्मा है उसी का नाम कैरियोलिम्फ है। ये एक जेल लाइक स्ट्रक्चर है, डेंस सब्सटेंस है, जेल के जैसा लेकिन थोड़ा डेंस सब्सटेंस है जो न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट रहता है। और इसके अंदर क्रोमेटिन मटेरियल प्रेजेंट रहता है और इसके अलावा न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट रहता है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म में क्रोमेटिन मटेरियल एंड न्यूक्लियोलस ये दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम क्रोमेटिन नेटवर्क की, या फिर हम कहें क्रोमेटिन की, क्रोमेटिन मटेरियल। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यही हमारे इनहेरिटेंस को एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक लेकर जाता है। फादर और मदर से जो कैरेक्टरिस्टिक्स नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं उसमें भी इसी का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। इट इज द एंटेंगल्ड मतलब उलझे हुए धागे जैसे होते हैं ना, धागे जब उलझ जाते हैं तो जस्ट लाइक उसी तरह की एक स्ट्रक्चर होती है। एंटेंगल्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और सेल डिवीजन के ड्यूरिंग ये जो है ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आ जाता है और जिनको हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स जो है
वो डीएनए जिसका फुल फॉर्म होगा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, इन दोनों से मिलकर बने होते हैं। क्रोमोसोम का फॉर्मेशन ध्यान रखें, ये डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। अब डीएनए की बात करें, ये मास्टर न्यूक्लियर मॉलिक्यूल हैं और सेल के अंदर होने वाली सभी एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। तो जो हमने पढ़ा कि सेल को कंट्रोल करने वाला, सेल का माइंड, सेल का ब्रेन हमने पढ़ा, गवर्नर ऑफ द सेल न्यूक्लियस को जो कहा, उसके पीछे का रीजन ये डीएनए मॉलिक्यूल जी हैं। ये महाशय हैं, यही वो हेडमास्टर हैं सेल के अंदर, जो सेल की जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनको कंट्रोल करने का काम करते हैं। ये सेल के द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। हाँ, अब डीएनए जो है वो भी छोटी छोटी यूनिट से बनते हैं, उनको सेगमेंट हम कहते हैं, और उन सेगमेंट्स का नाम होता है जीन्स। बहुत इंपॉर्टेंट, जिसे आप आने वाली क्लासेस में और ज्यादा डिटेल के साथ में समझेंगे। लेकिन बेसिकली ध्यान रखें, जो डीएनए है वो जीन्स से मिलकर बने होते हैं। जैसे एक माला होती है, माला में जो मोती होते हैं, मोतियों के मिलने से माला बनती है, उसी प्रकार से डीएनए भी बहुत सारे जीन के मिलने से बनता है। जीन्स कंट्रोल द कैरेक्टर्स ऑफ अ ऑर्गेनिज्म। जो भी ऑर्गेनिज्म है उसके कैरेक्टर्स को डिफाइन करने का काम, उसके कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने का काम करते हैं जीन्स। एक क्रोमोसोम्स के ऊपर बहुत सारे जीन प्रेजेंट हो सकते हैं और होते हैं। क्रोमोसोम्स को हेरिडिटी व्हीकल्स भी कहा जाता है। जैसा मैंने पहले बताया, ये पेरेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स को नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर करने का काम करते हैं, लेकर जाने का काम करते हैं, इसलिए इनको हेरिडिटी व्हीकल्स भी कहा जाता है, बिकॉज दे ट्रांसफर द कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्रोमेटिन नेटवर्क यहां पर। इसके बाद आता है न्यूक्लियोलस। जो हमने बताया कि न्यूक्लियस के अंदर भी एक और डेंस स्ट्रक्चर होती है जिसे हम न्यूक्लियोलस के नाम से जानते हैं। ये डेंस स्ट्रक्चर स्फेरिकल शेप की होती है या फिर एक ओवल शेप की बॉडी हो सकती है, जो न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती है। ये मोस्टली जो प्रोटीन सिंथेसिस करने वाली जो सेल्स हैं उनमें इसका साइज ज्यादा बड़ा होता है। जनरली इसका साइज, जो प्रोटीन सिंथेसिस करने वाली सेल्स हैं, जो एक्टिवली कंसर्न है प्रोटीन सिंथेसिस से, उनमें इसका साइज बिगर होता है देन द अदर सेल्स। ये बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट होती है, मतलब ज्यादा अच्छे से दिखाई देती है इन नॉन डिवाइडिंग सेल्स। जब सेल डिवाइड नहीं होती या वो सेल्स जिनमें डिवीजन नहीं होता, उसमें ये ज्यादा क्लियरली दिखाई देती है, विजिबल होती है, ज्यादा प्रोमिनेंट होती है। इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में आरएनए होता है। अब आरएनए का फुल फॉर्म यहां पर राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये देखिए, ये आरएनए और प्रोटीन से मोस्टली बनी होती है और स्मॉल अमाउंट में थोड़ा सा इसमें डीएनए भी रहता है। तो न्यूक्लियोलस के बारे में हमने समझा, स्फेरिकल स्ट्रक्चर या ओवल शेप स्ट्रक्चर है। प्रोटीन सिंथेसिस करने वाली सेल्स में ये ज्यादा बड़े साइज की होती है। नॉन डिवाइडिंग जो सेल्स हैं उनमें ज्यादा क्लियरली से देखा जा सकता है और इसमें ज्यादा अमाउंट में आरएनए और प्रोटीन होता है, लेकिन थोड़े अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट इसमें डीएनए भी प्रेजेंट होता है। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के फंक्शंस की हम बात कर रहे हैं। तो न्यूक्लियस क्या क्या फंक्शन करता है, देखिए। न्यूक्लियस हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ सेल। सेल का जो मेंटेनेंस होना है वो न्यूक्लियस के देखरेख में ही होगा। इसके अलावा सेल डिवीजन को कंट्रोल करने का काम न्यूक्लियस का होता है। इसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक्स को
जो भी कैरेक्टर्स हैं उन्हें पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर करने में भी न्यूक्लियस चाहिए, न्यूक्लियस की हेल्प चाहिए। और इसके अलावा साइटोप्लाज्म में होने वाली डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज हैं, उनको भी कंट्रोल करने का काम किसका है? न्यूक्लियस का है। तो हमने देखा न्यूक्लियस का एक बहुत बड़ा रोल है। इसके साथ में हम देखते हैं न्यूक्लियस को एक बार और देख लेते हैं, न्यूक्लियोलस। इस फिगर में हम देख रहे हैं कि न्यूक्लियस के अंदर एक और डेंस स्ट्रक्चर, जिसको हमने कहा था ये क्रोमेटिन स्ट्रक्चर, आप देख रहे हैं जो उलझे हुए धागों की तरह दिखाई दे रही है, और इसके मिडिल में एक ये जो डेंस स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, दैट इज द न्यूक्लियोलस। अब आपके क्लियर समझ में आया होगा न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस क्या है। तो ये थे न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस के बारे में। वीडियो के अगले पार्ट में आप समझेंगे, हम डिस्कस करेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में। तो तब तक आप इस चैप्टर को रिवाइज करें, इसके नोट्स बनाएं और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।